जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी सीटेट के लिए हिंदी का 30 क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि आप सभी के लिए है। उम्मीद है आप क्लास में पूर्ण रूप से सहयोग और प्यार बनाए रखेंगे। क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा। आपकी जो राय हो कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। आप सभी अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये बहुत जल्द ही आप सबके सहयोग से, आप सबके प्यार से 1000 प्लस हो जाए। तो अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया गया है एक कविता, हमें दिया गया है। इस कविता को पढ़ना है और यहाँ से 91 से 96 तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कविता क्या है कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरि गह्वर मिलेंगे। है अनिश्चित किस जगह पर बागवन सुंदर मिलेंगे। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित। है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे। कौन सहसा छू जाएगा या छू जाएंगे, मिलेंगे कौन सहसा। आ पड़े कुछ भी रुकेगा, तू न ऐसी आन कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो ये था हमारी कविता। अर्थ जो है थोड़ा बहुत भी अगर हम निकाल देते हैं हम सभी, तो जो भी हमसे प्रश्न पूछा जाएगा उसमें 4 विकल्प दिए जाते हैं। उन 4 विकल्पों में से ही हमें चुनना होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है? कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया जा रहा है। कठिनाइयों की ओर, सुखों की ओर, अनिश्चितता की ओर और साहस की ओर। तो किसकी ओर संकेत किया जा रहा है? बार बार अनिश्चितता शब्द आ रहा था, तो किसकी ओर? अनिश्चितता की ओर संकेत कर रहा है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक हैं? तो यहाँ पर पहले ऑप्शन देख लेते हैं। फूल और कांटे, बाग और वन, सुख और दुख, प्रिय और अप्रिय। तो राइट आंसर क्या होगा? सुख और दुख के लिए आया हुआ है सुमन और कंटक का भाव। तो राइट आंसर यहाँ पर भी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सुख और दुख के लिए। अगला क्वेश्चन है, कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है। हर स्थिति में साहस दिखाने की, पर्वतों को देखकर न डरने की, गहरी नदियों से न डरने की, या हर स्थिति में आगे बढ़ने की। तो अब आप सभी विकल्पों को पढ़ने के बाद समझ गए होंगे क्या कि हर स्थिति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो लास्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, कि हर स्थिति में आगे बढ़ने की ओर। अगला क्वेश्चन है, इस जीवन यात्रा में क्या कुछ भी निश्चित नहीं है, सब कुछ निश्चित है, सब और मुश्किलें हैं, सब और सुख है। तो क्या है? निश्चित नहीं है, अनिश्चित की ओर बात कह रहा था। तो क्या है? कुछ भी निश्चित नहीं है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर हम थोड़ा भी अर्थ निकाल के थोड़ा भी समझ लेते हैं, तो जब हम विकल्पों को पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से हम सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में सरित का समानार्थी शब्द कौन सा है? हमें बताना है सरित का समानार्थी शब्द
नहीं है पूछा गया है, यही तो हमें ध्यान देना है या नहीं है। तो नहीं है पूछा गया था। तटनी जयमाला नद प्रवाह, तो क्या चीज़ नहीं है? सरित का समानार्थी शब्द प्रवाह नहीं है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी प्रवाह हो जाएगा। बाकी तीनों सरित के समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है? यहाँ पर हमें प्रत्यय का चूज करना है, चयन करना है कि अनिश्चित में कौन सा हम प्रत्यय लगा सकते हैं। अगर ते लगाएंगे तो अनिश्चितते नहीं, ती लगाएंगे तो अनिश्चिति नहीं, यानी ए और बी नहीं होगा। अगर सी लगाएं तो अनिश्चिति नहीं, क्या हो जाएगा? अनिश्चितता। क्या हो जाएगा? अनिश्चितता हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा, यानी ता प्रत्यय आ सकता है। इसके बाद आगे हमें एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को हम सभी पहले पढ़ते जाएंगे एक साथ, उसके बाद क्वेश्चन को देखकर सही विकल्प का चयन करेंगे। तो अब हम सभी इस गद्यांश को पढ़ते हैं। राष्ट्रीय पर्वों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान गीत गाए जाएं, कविताएं सुनी और सुनाई जाएं। इसे लेकर माता पिताओं, स्कूल और समाज में व्यापक सहमति है। लेकिन गीत कविताएं बच्चों के जीवन में रच बस जाएं, वे उनका भरपूर आनंद लेने लगें, खुद तुकबंदियां करने लगें, रचने लगें, यह माता पिता को मंजूरी नहीं। माता को लगता है ऐसा करते हुए तो वे उस राह से भटक जाएंगे जिस राह पर वे उन्हें चलाना चाहते हैं, जिस राह से वे उन्हें अपनी सोची हुई मंजिल पर पहुंचाना चाहते हैं। उनकी इस इच्छा में यह निहित है कि बच्चे वैसा कुछ भी नहीं करें जो वे करना चाहते हैं, बल्कि वे वैसा करें जैसा माता पिता चाहते हैं। उनके भीतर बच्चे के स्वतंत्रता पूर्वक सीखने की प्रक्रिया के प्रति सतत संदेह और गहरा डर बना रहता है। यही हाल स्कूल का भी है। गीत कविता स्कूल और कक्षाओं की रोजमर्रा की गतिविधि का हिस्सा बन जाए, यह स्कूल को मंजूर नहीं। स्कूल को लगता है इस सब के लिए समय कहाँ है। यह पाठ्य पुस्तक से बाहर की गतिविधि है। शिक्षक और शिक्षा अधिकारी चाहते हैं शिक्षक पहले परीक्षा परिणाम बेहतर लाने के लिए काम करें। दूसरी ओर हमारी संस्कृति और समाज में गीत कविता की जो जगहें थीं वह जगहें लगातार सीमित हुई हैं। गीत गाने सुनने सुनाने के अवसर हुआ करते थे। वे अक्सर ही गीत कविताओं को गुनगुनाते रह सकने के लिए याद करने को प्रेरित करते थे, सहेजने और रचने के लिए प्रेरित करते थे। इस सब के लिए अतिरिक्त प्रयासों की जरूरत नहीं पड़ती थी, वह जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा था। बच्चों के लिए पढ़ाई से अधिक खेलने कूदने के लिए समय और जगहें थीं। खेलने कूदने की मस्ती के दौरान ही उनके बीच से स्वतः ही नए खेलों, तुकबंदियों और खेल गीतों और बाल गीतों का सृजन भी हो जाया करता था। उनकी ये रचनाएं चलन में आ जाया करती थीं, ज़बान पर चढ़ जाती थीं और सालों साल उनकी टोलियों के बीच बनी रहती थी। समय के साथ उनमें कुछ कमी
पाए जाने पर संशोधित होती रहती थी। तो ये था हमारा गद्यांश। उम्मीद है आप सभी ने भी गद्यांश को पढ़ लिया होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है कि गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाएं, यह माता पिता को पसंद नहीं, क्योंकि इससे बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत पिछड़ सकते हैं, माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त न कर सकेंगे, केवल आनंद में खोए रहेंगे, केवल कविता ही लिखते रहेंगे। तो हमने आपको कई बार बताया है कि जहाँ पर केवल कंठस्थ ये शब्द आ जाएं तो वह ऑप्शन हमारा पहले ही गलत हो जाता है। तो ऑप्शन सी और डी गलत हो जाता है। तो क्या है, गद्यांश में भी कहा गया था माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो ऑप्शन हमारा क्या, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है, इससे बच्चों का बहुत समय नष्ट होता है, इसमें परीक्षा परिणाम देर से आएंगे, यह सीखना बहुत ही कठिन काम है। तो क्या लगता है स्कूलों को कि स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है हमसे पूछा गया है। ये संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, ये जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है, ये भाषा सृजनात्मकता को पोषित करते हैं, समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा कि समाज में इसकी व्यापक सहमति नहीं है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। हमसे पूछा गया था कि सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है। बाधक के रूप में, साधक के रूप में, सहयोगी के रूप में और संपूरक के रूप में। जो शिक्षा व्यवस्था थी वो भी समझती थी कि स्कूली पढ़ाई बाधित होगी, कैसे, बाधक के रूप में देखती है शिक्षा व्यवस्था। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। स्कूल और परिवार इसकी महत्ता को समझ नहीं रहे हैं, इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे, ये बच्चों को शब्दों से खेलने का अवसर देते हैं, बच्चे इनका भरपूर आनंद लेते हैं। तो क्या पूछा गया था कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, इनसे बच्चे अपनी राह भटक जाएंगे। तो यही ऑप्शन हमारा सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है। स्वयं बच्चे, स्कूल, माता पिता या शिक्षा अधिकारी। तो बच्चों के लिए लक्ष्य को कौन निर्धारित करता है, यह आप सभी ने गद्यांश में देखा था कि उनके माता पिता ही लक्ष्य को निर्धारित कर देते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कविताएं सुनी सुनाई जाए में क्रिया है। सुनी सुनाई जाए में क्रिया कौन सा है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या द्विकर्मक क्रिया।
तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर कौन सी क्रिया है, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि सुनाई जाए क्रिया का फल कर्म पर पड़ रहा है, क्योंकि क्रिया का फल जो है कर्म पर पड़ रहा है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। सुनाई जाए, क्या सुनाई जाए, कविताएं सुनाई जाए, तो इसीलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। अब देखते हैं, इसमें प्रत्यय पूछा गया है और प्रत्यय मैंने आपको पढ़ा रखा है। सांस्कृतिक में प्रत्यय है, सांस्कृतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तिक प्रत्यय है, इक प्रत्यय है, या कृतिक प्रत्यय है, या का प्रत्यय है। तो लास्ट में क्या आ रहा है, सांस्कृतिक इक आ रहा है। क्या आ रहा है, जहाँ आपको अगर तिक दिखे तो नहीं है, संस्कृत शब्द है तो इसमें इक प्रत्यय जुड़ा तो सांस्कृतिक हो गया। क्या हो गया, सांस्कृतिक। तो इक प्रत्यय यहाँ पर है। मंजूर का समानार्थी शब्द, यानी मंजूर शब्द का हमें समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची शब्द हमें बताना है। पसंद, प्रस्ताव, स्वीकार, अच्छा। तो मंजूर का जो समानार्थी है वह स्वीकार है। क्या है, स्वीकार्य है। मंजूर है यानी स्वीकार्य है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। किस पर, प्राथमिक स्तर पर। भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, कक्षा में प्रिंट संबंध परिवेश, और कक्षा में लिखित आकलन। तो क्या है, कक्षा में प्रिंट संबद्ध परिवेश होना चाहिए। क्या, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश यानी कि दृश्य चित्रण होना चाहिए। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उस पर जब बातें करेंगे तो वो हमारा भाषा सीखने के लिए अधिक उपयोगी होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका निहितार्थ है कि बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए। न सिखाई जाए, ऐसा कैसे निहितार्थ हो सकता है, ये ऑप्शन पहले ही गलत हो जाएगा। फिर बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए। आगे देखते हैं, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, और बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए। तो ए और डी तुरंत गलत हो जाएंगे। लेकिन क्या है यहाँ पर, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। क्या, सबसे अधिक किसे महत्वपूर्ण मानते हैं, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक अंतःक्रिया, दृश्य श्रव्य सामग्री, या बाल साहित्य। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो अपने समाज में ही वो रहता है। स्कूल जाने से पहले तो वहाँ आस पड़ोस का जो उसका सामाजिक वातावरण होता है उसका अंतःक्रिया होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, सामाजिक अंतःक्रिया। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें, यानी बढ़ने के लिए बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें। तो ये तो हमारा तुरंत गलत हो जाएगा, क्योंकि स्थान सबसे पहले मातृभाषा को ही दिया जाना है। बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें। नहीं, मानक भाषा नहीं, मातृभाषा को अवसर देना है सबसे पहले। बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ाने पर भरपूर अवसर दें। नहीं,
तो क्या है, बच्चों को भाषाई संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने के अवसर दें। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अब बचा ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए ही हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी? सबसे कमज़ोर हमें उठाना है। ये दो ऑप्शन इधर हैं, आगे हमारा दो ऑप्शन इस पेज पर दिया गया है। अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। या फिर अगला ऑप्शन है, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा? तो क्वेश्चन हमारा क्या था कि कक्षा 5 के बच्चों को भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं? तो क्या है सबसे कमज़ोर हमारा, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। तो ये हमारा सबसे कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से बच्चा सृजनात्मक रूप से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बस उसे पता हो जाएगा कि बच्चे ईदगाह में हामिद ने मेले में क्या खरीदा, पढ़ा है, तुरंत वो बता देगा, उसको सोचना और समझना पड़ेगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन है, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है सुनना, अक्षर ज्ञान, संप्रेषण या लेखन। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा, संप्रेषण हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संप्रेषण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका किसका? सुनने और लिखने की कुशलता का। कविता सुनना और शब्दशः लिखना, कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना। ये हमारे सभी ऑप्शन हो गए। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा कि सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना सबसे उपयुक्त विकल्प हो जाएगा हमारा, कि जो भी हम कहानी सुने उसे अपने शब्दों में बयां कर दें, लिख दें। अगला क्वेश्चन है, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। तो भाषाई व्यवहार क्या दर्शाता है कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, इसलिए वह बीच बीच में कभी कभी वाक्यों को पुनरावृत्ति करता है। तो राइट आंसर क्या हो, समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नति बनाना, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। उद्देश्य नहीं है पूछा गया था, तो बाकी सब तो हैं। त्रुटियों की पहचान करना नहीं, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की पहचान नहीं करना है, वो भी बच्चे
छोटे छोटे होते हैं, प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाना है तो उनकी त्रुटियों को अगर हम टोकने लगेंगे तो बच्चा घबरा जाएगा, सीखेगा नहीं वो फिर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपने विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। छुट्टियां कैसे मनाईं, इस विषय पर अनुच्छेद लिखना। मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना। पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुतलेखन। किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन। हाँ, तो सबसे उत्कृष्ट लेखन क्या हो जाएगा कि किसी आंखों देखी घटना का वर्णन करना यानी लिखना। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा इन सभी में। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है हमसे पूछा गया है। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, ये एकदम सही है। आगे पढ़ते हैं, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, होती है। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, भाषा पहले ही सीख लेते हैं। बच्चे विभिन्न संसाधन माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। तो क्या होता है, जन्मजात होती है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चे को मुख्य रूप से डैश में कठिनाई होती है। डिस्ग्राफिया से जो बच्चा ग्रसित होगा उसको कौन सी कठिनाई होती है। सुनने में, बोलने में, पढ़ने में, लिखने में। तो उसे किस में होगी, डिस्ग्राफिया। ग्राफ में लिखना होता है तो क्या होगा, लिखने से संबंधित हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि ग्राफ में लिखना होता है तो डिस होगा, यानी बैलेंस ही नहीं बन रहा उसका। तो इस प्रकार से हम थोड़ा सा याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। क्या है, इन चारों ऑप्शनों को पढ़ना है और किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाएगा वो हमें देखना है। बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं, बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य या हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। तो क्या होगा, सर्वाधिक महत्वपूर्ण विविध रूप देने वाली रचनाएं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन ए, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं, शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है। क्या, शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है, नहीं, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती हैं, नहीं। भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती हैं, नहीं। क्या होता है कि संसाधन के रूप में लिया जाता है। मान लीजिए बच्चों अपनी क्लास में 3-4 राज्य के बच्चे हैं। जब 3-4 राज्य के बच्चे होंगे तो उनकी अलग अलग भाषा होगी। जब अलग अलग भाषा होगी तो उसे संसाधन के रूप में लेंगे। जब उसे संसाधन के रूप में लेंगे तो एक दूसरे से वह सीखने को मिलेगा। वहाँ पर सभी को एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, संसाधन के रूप में हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलते हैं, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। भाषा सीखने और अर्जित करने में अंतर बताना है हमें। मुख्य आधार, भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषा के लिखित आकलन, भाषा का उपलब्ध परिवेश और भाषा की जटिलताएं। तो सीखने और अर्जित करने में क्या है, भाषा का उपलब्ध परिवेश का अंतर है। क्योंकि जब हम सीखते हैं तो अलग होता है, अर्जित करना अलग होता है। तो क्या होता है, मेन महत्व होता है परिवेश का, कि हम किस परिवेश में रह रहे हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी।
बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्लास को अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए और चैनल को तुरंत आते ही सब्सक्राइब कर लीजिए कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।